हाँ, आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, उनको अपन आज डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो बात करने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो वो होगा अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो पहले तो इस चीज़ को समझते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। देखो, जब भी अपन कोई बॉडी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कोई बॉडी की बात कर रहे हैं, कोई मटेरियल की बात कर रहे हैं, कोई रॉड की बात कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत कोई एक ऐसा पॉइंट होगा कि ठीक है, उसके अंदर कैसा होगा, उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके अबाउट जो पूरी बॉडी का जो मास है या फिर वेट है वो क्या करता है, एक्ट करता है। तो वो पॉइंट अपना क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। जैसे इस मार्कर की मैं बात करूँ, यदि इसको मैं ऐसे टिप करूँ तो इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस बॉडी के अंतर्गत कोई ऐसा पॉइंट जिस पे कि पूरा मास क्या करता है, मेरा एक्ट करता है, उस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यदि मैं लिखना चाहूँ तो डेफिनेशन क्या होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ए पॉइंट ऑफ ए बॉडी where the weight of body is act, यानी कि ऐसा कोई पॉइंट जिस पे पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता है, उसको मैं क्या कहता हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहता हूँ। और यदि इसको रिप्रेजेंट ही करने की बात करूँ तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय CG और G, यानी या तो आप इसको सेंट्रॉइड को CG से डिनोट कर सकते हो या फिर आप G से डिनोट कर सकते हो, किसको, सेंट्रॉइड को। देखो, एक शब्द और है इसी से रिलेटेड ही है जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रॉइड। देखो, जब अपन मास की बात करते हैं तब तो अपन यूज करते हैं क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब मैं ऐसी बात करूं कि ऐसा कोई पॉइंट, ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट जिस पे एक एरिया को एज्यूम किया जा सकता है एज ए कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिस पे पूरा एरिया क्या रहता है, संबंध रहता है या फिर उस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ना, तो उसको मैं क्या कहूँगा, सेंट्रॉइड कहूँगा। तो कैसे लिख सकते हैं, द पॉइंट where the total area to be assumed as concentrate, यानी कि ऐसा कोई पॉइंट जिस पे पूरा एरिया क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, ऐसा अपन मान सकते हैं। उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। अब एरिया किसका होगा, देखो, एरिया के लिए कोई सी भी शेप हो सकती है, जैसे अपन बात करते हैं आकृति की, चाहे तो वो क्या हो, रेक्टेंगुलर हो, क्या हो भाई, चाहे तो वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे स्क्वायर हो, वर्ग हो, है ना, चाहे कोई वृत्त हो, सर्कल, त्रिभुज हो, इन कोई भी आकृति हो, कोई भी शेप हो जिसका एरिया अपन एक पॉइंट पे मान सकते हैं, वो अपना क्या होता है भाई, सेंट्रॉइड होता है। तो दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि इसमें तो अपन क्या बात करते हैं, कोई बॉडी की बात करते हैं जिसमें मास या फिर वेट की बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे, मास या फिर वेट की बात करेंगे। जो उस पॉइंट पे एक्ट करता है उसको अपन क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और यदि कोई एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया जिस पॉइंट पे अपन एज्यूम कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेट होता है, तो वो अपना क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। सिंपल सी बात है। अब जैसे इसके बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपन को पता होना चाहिए कि जैसे कोई यूनिफॉर्म बार है, यूनिफॉर्म बार, ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है भाई, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा। यूनिफॉर्म जैसे अपन स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, इसमें एक जैसी ड्रेस पहनते हैं। तो कोई यूनिफॉर्म बार है तो उसका हमेशा जो सेंट्रॉइड रहेगा वो कहाँ रहेगा, उसके मिडिल में रहेगा। कहाँ रहेगा भाई, मिडिल में रहेगा, यानी कि बीच में रहेगा। भाई यदि मैं बात करूँ कोई भी एक स्क्वायर या रेक्टेंगल सेक्शन, पहले अपन बात कर लेते हैं ट्राइंगल की। यदि कोई ट्राइंगल सेक्शन है तो उसका जो CG रहेगा वो कहाँ रहेगा, यदि मैंने कोई ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल के यदि मीडियंस को मिला दिया जाए, क्या, मीडियंस को यदि मिला दिया जाए और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे इसका क्या रहेगा, CG रहेगा। वहीं यदि मैं बात करूँ कोई रेक्टेंगल की,
रेक्टेंगुलर शेप की बात करें, रेक्टेंगुलर या फिर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यानी कि या तो कोई क्या है आयत है या फिर क्या है कोई समांतर चतुर्भुज है। तो इसका जो सी जी रहेगा वो क्या करेगा, इसके जो डायगोनल है यानी विकर्ण है, तो विकर्ण जिस पॉइंट पे अपन के कट करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, सी जी यानी कि सेंट्रोइड कहते हैं, चाहे वो कोई सी भी शेप हो। ठीक है, तो उसका सिर्फ एक ही पॉइंट क्या रहेगा, सी जी रहेगा। ये बात भी अपन को याद रखनी है। और यदि मैं सर्कल की बात करूँ, सर्कल का मतलब वृत्त, ठीक है, तो सर्कल का जो हमेशा सी जी रहेगा वो कहाँ रहेगा, उसके सेंटर पर रहेगा। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या देखा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पूरी मास जो है उस पर एक्ट करता है, तो उसको अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह देते हैं। यदि मैं एरिया की टर्म में बात करूँ, यदि कोई एरिया है उसको मैं एक पॉइंट में एज्यूम कर लूँगा उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट हुआ है, तो उसको मैं क्या कहूँगा, सेंट्रोइड कहूँगा। अब यदि यूनिफॉर्म रॉड की बात करते हैं उसके मिडिल में होता है ट्राइंगल के, यदि तीनों मीडियन को मिला दिया जाए तो उसके इंटरसेक्शन पे होता है। रेक्टेंगुलर पैराग्राम के अंदर जो उसके डायगोनल या विकर्ण होते हैं जहाँ पे कट करते हैं एक दूसरे को, वहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और सर्कल का कहाँ होता है भाई, सेंटर में होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। अब देखो अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कोई भी बॉडी है आपको, चाहे वो एक शेप से बनी है या फिर ज़्यादा शेपों से मिलकर बनी है ना, तो उसका सी जी अपन कैसे निकालेंगे, उसका सी जी अपन कैसे निकालेंगे, ये चीज़ अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन एरिया। सेंट्रोइड और सी जी ऑफ ए प्लेन एरिया, प्लेन एरिया। यदि कोई प्लेन एरिया है तो उसकी आपको यदि सेंट्रोइड या सी जी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। फिर प्लेन लेमिना की बात करते हैं। तो देखो ये मान लिया मैंने कोई दो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस मान लिया मैंने इसको, और ये मैंने वाई एक्सिस मान लिया, और ये इसका कोई सेंटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोई एक मान लिया, एक प्लेन एरिया, कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, अपन को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। ठीक है, तो मान लिया कि मैंने इसको, अब ये कोई पूरा एक टोटल एरिया है, उसको वैल्यू है उसकी कैपिटल ए। अब इसको मैं क्या करूँ, छोटी छोटी स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर लूँगा, इन छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लूँगा इस तरह से। और इसकी जो पूरे जो एरिया की जो सी जी है, मान लिया कि वो यहाँ पे है, जी पॉइंट पे है। कहाँ है भाई, जी पॉइंट पे है। और ये छोटे छोटे जो एरिया है उनकी एरिया की बात करूँ तो इसका A1 हो गया, इसका A2 हो गया, इसका A3 हो गया, इसका A4 हो गया। और ये जो एक्सिस है O बाई एक्सिस है, तो इनकी डिस्टेंस है, यदि इस एरिया की सी जी की डिस्टेंस होगी वो मान ली कि x1 है, सेकंड वाले की x2 है, थर्ड वाले की x3 है, और फोर्थ वाले की x4 है। ऐसे बहुत सारे पोर्शन है इसके अंदर, है ना। और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डिस्टेंस है वो क्या है, x। ऐसा अपन एज्यूम करके चलते हैं, ये डेरिवेशन अपन कर रहे हैं कि कैसे अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मानी अपन ने भाई। ए क्या माना, ए तो क्या है, टोटल एरिया ऑफ द प्लेन लेमिना, यानी कि जो पूरी आकृति है उसका जो टोटल एरिया है वो क्या है, ये है। ठीक है साहब, टोटल एरिया ऑफ प्लेन लेमिना हो गया। यहाँ पर A1 क्या है, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, यानी कि जो पहला जो है उसका A1 एरिया है, दूसरे का A2 है, तीसरे का A4, इस तरह से अपन जाएंगे। इसी तरह से सो ऑन, यानी कि एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, ऐसा लिख सकते हैं, स्मॉल स्ट्रिप 1। उसी तरह से एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप 2, ऐसे सो ऑन कर लेंगे। यानी कि A3 क्या है, A4 क्या है, AN टाइम तक अपन इसको कन्वर्ट किया हुआ है। अब बात करूँ यदि x1 क्या है, तो x1 क्या है, x1 इज द डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ A1, यानी कि जो A1 है उसकी CG की डिस्टेंस फ्रॉम OY एक्सिस से क्या है, डिस्टेंस है x1। ठीक है, और x2 क्या है, वो हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ A2 फ्रॉम
ओ वाई एक्सिस, यानी कि ये सारी डिस्टेंसें कहाँ से हैं, ओ वाई एक्सिस से ही अपन डिस्टेंसें को मान के चल रहे हैं। ठीक है, इसके सी जी की x1 है, इसकी a2 है, x2 है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं मोमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, द मोमेंट ले लेता हूँ मैं, द मोमेंट ऑफ स्मॉल एरियाज with respect to ओ वाई एक्सिस के बाद मैंने क्या ले लिया भाई, मोमेंट ले लिया। तो क्या होगा, तो देखो मोमेंट क्या होता है, पहले अपन इस बात को समझते हैं। मोमेंट क्या होता है, यदि मैं किसी भी एरिया का मोमेंट ले रहा हूँ तो मैंने क्या कर दिया, उसके एरिया की किसी जिस पॉइंट की ओर ले रहा हूँ उससे परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कर दो, से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि एरिया ऑफ A1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस ये होगी CG की, तो क्या हो जाएगी, x1 हो जाएगी। इस तरह से मैं क्या करूँगा, सबका ले लूँगा। ठीक है, तो सबका लूँगा तो क्या होगा भाई, अ मोमेंट ऑफ स्मॉल एरियाज विद द रेस्पेक्ट टू द ओ वाई एक्सिस। तो A1 का यदि मेरे को लेना है तो A1 इंटू डिस्टेंस, तो A1 की डिस्टेंस कितनी है भाई, x1 है, प्लस इसी तरह A2 का लेना है तो x2 प्लस A3 इंटू x3 प्लस डॉट 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 डॉट, यानी जितने भी पार्ट हैं इसके an तक अपन कर देते हैं ना, an xn। तो ये क्या हो गया, मैंने मोमेंट ले लिया, हर एक स्मॉल एरिया का मोमेंट ले लिया, किसके रेस्पेक्ट में, ओ वाई एक्सिस के मैंने रेस्पेक्ट में क्या ले लिया है, मोमेंट यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, यदि मैं अब मैं मान के चलता है अपन, लेट g इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ होल एरिया, यानी कि जो पूरा एरिया है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, g है। ठीक है, तो अगेन इसका मोमेंट ले लेता हूँ, इसकी ये g है, तो यदि मैं पूरे एरिया का मैं मोमेंट ले लूँ g के अबाउट। ठीक है, तो नाउ मोमेंट of whole area about OY axis, यानी कि OY एक्सिस है उसके अबाउट में पूरे एरिया का मोमेंट ले लेता हूँ। तो इसको मैंने नाम दे दिया ए इक्वेशन। क्या, ठीक है, ए इक्वेशन दे दिया। तो अब मैं होल एरिया का ले रहा हूँ, तो एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू सी जी क्या है, एक्स बार, सी क्या हो जाएगी, एक्स बार। तो ये भी क्या है, ये मान लिया मैंने बी इक्वेशन है। तो देखो यहाँ भी मैं पूरे एरिया का ले रहा हूँ, तो यानी कि इसको सबको जोड़ रहा हूँ, और यहाँ भी मैं यदि पूरे एरिया की एक CG मान लेता हूँ तो पूरे एरिया को कर रहा हूँ। तो फ्रॉम, अब इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, यानी ए और बी से क्या है, ये दोनों को मैं बराबर कर सकता हूँ। तो ए क्या कहती है भाई, ये तो कह रही है मेरी A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, प्लस AN xn इक्वस टू क्या कर सकता हूँ, A x बार। क्या कर सकता हूँ भाई, A x बार। तो यहाँ से यदि मैं x बार की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x बार की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस डॉट 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 AN तक अपॉन में कैपिटल ए। अब देखो कैपिटल ए क्या है, होल एरिया है। अब होल एरिया क्या है, इन छोटे छोटे पोर्शन में तो कटा हुआ है, तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, यानी जितनी भी स्टेप हैं उन सबको जोड़ दिया जाए। तो अब यहाँ से CG की जो वैल्यू आ गई, यानी x बार की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, इसको ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, या मैं यहाँ लिख देता हूँ सेंटर में। देन x बार इक्वस टू क्या हो जाएगा भाई, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस सो ऑन अपॉन में A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट। ठीक है, तो जब भी आपसे अब CG पूछेगा तो आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं भाई, जो भी एरिया हैं, स्ट्रिप्स हैं, उनको उनकी CG से मल्टीप्लाई कर दो और टोटल एरिया से डिवाइड कर दो। तो ये तो क्या कर लिया अपन ने, विद रेस्पेक्ट टू द OY, यानी इस लाइन के रेस्पेक्ट में अपन ने क्या लिया,
CG लिया। अब इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, सिमिलरली अपन क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली अपन करेंगे OX एक्सिस के अबाउट, ठीक है। सिमिलरली किसके अबाउट कर लेंगे, OX। अब अपन कर लेते हैं OX के अबाउट, यानी कि OX कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ से अगेन ऐसे ही कर लेंगे कि A1 A2 तो वही है, A1 A2 A3 ये क्या है, आर द एरियाज ऑफ स्मॉल स्ट्रिप्स, यानी छोटी छोटी स्ट्रिप्स के एरिया हैं। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं सिमिलरली, जैसे कि है ना, जैसे कि अपन ने पहले किया था। तो उसमें अपन ने जैसे x1 x2 x3 x4 माना था, उसी तरह से मैं मान लेता हूँ y1 y2 y3 एंड yn आर द डिस्टेंस ऑफ CG of A1 A2 A3 AN distance of CG of A1 A2 N from OX axis रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A1 A2 A3 ये सारे एरिया हैं। अब इनकी CG कहाँ होगी भाई, यदि मैं इन एरिया को इस तरह से कट करता, इस तरह से कट करके चलता, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कहाँ से हो जाती है, यहाँ से हो जाती है, y1 y2 y3 इस तरह से निकाल लेता। फिर इनको मैं क्या सिमिलरली लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, मोमेंट लेना पड़ेगा, और होल एरिया का मेरे पास है ही पहले से। तो मैं क्या कर दूंगा, A बाई बार इक्वस टू A1 बाई 1 प्लस A2 बाई 2 प्लस A3 बाई 3 प्लस सो ऑन, यानी AN बाई N तक गए। और नीचे भी क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 AN तक, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या निकाल लूँगा भाई, सॉरी ये अभी नहीं आएगा, अपन बाई का डिवाइड कर देंगे तब ये टर्म आएगी, है ना। अभी तो अपन यहाँ लिखा हुआ है, तो अब A की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि A बराबर क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN तक है, ठीक है। तो यहाँ से जो बाई बार की जो वैल्यू आ गई वो आ गई A1 बाई 1 प्लस A2 बाई 2 प्लस A3 बाई 3 प्लस डॉट 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 AN बाई N। और डिवाइड में क्या कर दूंगा मैं भी, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN, ठीक है। तो ये अपनी क्या आ जाएगी भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट द OY एक्सिस, ठीक है। तो अब ये दोनों क्लियर आ गई। अपन को यदि कोई भी डायग्राम अपन को दे के रखा है, ठीक है, तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन क्या निकाल सकते हैं, A1 बाई 1 A2 बाई 2 A3 बाई 3। यदि ये चीज़ें अपन को पता लग जाए तो अपन क्या निकाल देंगे, सेंटर निकाल देंगे उस पर्टिकुलर सेक्शन की, ठीक है साहब। तो ये कहानी तो खत्म हुई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाली। अब अपन जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे समझ में आ जाएंगे सारी चीज़ें कि अपन ये क्या करने वाले हैं, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा अपन एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो एक आपको क्या दिया हुआ है, कोई एक T सेक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, T सेक्शन दिया हुआ है। मैं बना देता हूँ यहाँ पे T सेक्शन, जैसे कि इंग्लिश लेटर ऑफ ऑनर T का होता है। ये अपन को कोई T सेक्शन दिया हुआ है और इसकी सारी डायमेंशंस दी हुई हैं। जैसे कि ऊपर वाली की मैं बात करूँ तो ये अपनी दे रखी है साहब 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दे रखी है अपन को 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दे रखी है अपन को 10 सेंटीमीटर। इसकी जो थिकनेस है, यानी कि ये जो चौड़ाई दी हुई है वो अपन को दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और ये भी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो T सेक्शन अपन को हमेशा ऐसा दिखेगा, कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये पोर्शन आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो गिवन T सेक्शन है, इस T सेक्शन को अपन को क्या कर देना है, पार्ट्स में तोड़ लेना है, यानी कि क्या कर लेना है भाई, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ लेना है, स्प्लिट कर लेना है। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, स्प्लिट के लिए अपन को, और देखो अब इसके पास 2 ऑप्शन हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो भाई। यदि ऐसे स्प्लिट करोगे तो 3 पार्ट बन जाएंगे। तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, इस तरह से काट लेते हैं, इस तरह से काट लेते हैं।
तो एक तो अपना बन गया भाई ये ABCD EFG और H, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, एक तो बन गया ABCD और एक बन गया EFGH। ठीक, द गिवन टी सेक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं, द गिवन टी सेक्शन जो दिया हुआ सेक्शन है, द गिवन टी सेक्शन इज स्प्लिट इनटू टू सेक्शंस। एक पहला जो सेक्शन है वो तो क्या है ABCD एंड EFGH। इस तरह से अपन ने क्या कर दिया, इसको दो सेक्शन में तोड़ दिया है ना, दो सेक्शन में अपन इसको तोड़ दिया है। अब आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं, यानी कि अब अपन को क्या मिल गए हैं, दो एरिया मिल गए हैं। क्या मिल गए भाई, दो एरिया मिल गए हैं, जिसमें और अपन को क्या निकालनी है भाई, CG निकालनी है। अब CG मान लेते हैं, CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसको बॉटम मान लिया जाता है। इसको क्या मान लिया अपन ने, GH को मान लिया बॉटम, और माना कि यहाँ इसकी CG है, माना कि इसकी CG कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, अपन ने मान लिया, अपन मानने वाली चीज़ को तो निकालना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, तो अपन ने मान लिया कि कोई एक पॉइंट है जहाँ पे इसकी क्या है, CG है। ये पॉइंट अपन ने मान लिया कि कोई एक पॉइंट है जिस पे इसकी CG है। तो आप इसको लिख भी सकते हो, लेट बाई बार इज द डिस्टेंस बिटवीन CG एंड द लाइन GH। CG और GH लाइन के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, और अब अपन को क्या मान के चलना है भाई, ये तो डिस्टेंस हो गई, और A1 क्या है, A1 इज द एरिया ऑफ ABCD। A2 क्या है, A2 नीचे वाले पोर्शन को मान लेते हैं, एरिया ऑफ EFGH। ऐसे ही अपन को क्या माननी पड़ेगी, बाई1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ एरिया A1 फ्रॉम बॉटम। इसी तरह से अपन ने बाई2 मान लिया, बाई2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ एरिया A2 फ्रॉम बॉटम। यानी कि ये दोनों ही क्या है, जो एरिया है, यानी कि जो ऊपर वाला एरिया है उसकी CG कहीं ना कहीं इसकी मिड में होगी। ठीक है, इस एरिया के मिड में होगी, कहीं यहाँ पे होगी, और इस एरिया की भी कहीं ना कहीं बीच में होगी। तो ये दोनों की क्या है, डिस्टेंस है CG। यानी मान लीजिए ये तो क्या है, बाई2 है, और ये क्या है, बाई1 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में मान लेता हूँ बाई1, क्योंकि अपन को क्या पता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता है अपन को। भाई सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, भाई सेंट्रॉइड का फॉर्मूला था बाई बार बराबर A1 प्लस A2 बाई2 अपॉन में A1 प्लस A2। भाई उसमें ज़्यादा एरिया थे तो अपन A1 A2 A3 कर लेते, इसमें दो ही एरिया है और उसको मैं कर लेता हूँ। भाई इसको मैंने 1 माना हुआ है और इसको मैंने 2 माना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं यदि मेरे को ये वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो मैं कैसे करूँ, A1 यानी कि ABCD का एरिया। तो A1 तो क्या हो जाएगा, ABCD का एरिया कितना है भाई, चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 12 है और ये गुणा 3 कर दूंगा तो क्या हो जाएगी 12 × 3 मतलब क्या हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो A1 हो गया। उसी तरह से मैं A2 निकाल सकता हूँ। A2 मतलब इसका एरिया, इस वाले पोर्शन का एरिया। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी 3 तो 10 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बाई1 की बात करते हैं। तो बाई1 क्या होती है, जो भी रेफरेंस पॉइंट मानते हैं उससे CG की डिस्टेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई, यहाँ से यहाँ तक की तो है कितनी, यहाँ से यहाँ तक की तो 10 और इसकी जो रेक्टेंगल तो आधे पे रहती है, तो आधे का मतलब 3 का आधा। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ बाई1 = 10 + 3/2 और 3/2 करेंगे तो क्या होता हो जाएगा 11.5 सेंटीमीटर। उसी तरह से बाई2 की बात करूँगा। अब बाई2 क्या है,
भाई इस वाले एरिया की सी जी, तो इस वाले एरिया की सी जी भी कहाँ होती है, रेक्टेंगल की हमेशा कहाँ होती है, आधे पे होती है। तो आधा कितना हो जाएगा, 10 का आधा कितना होगा 5, तो 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक ये आ जाएगी। तो अब बाई बार की वैल्यू रख देते हैं। तो बाई बार क्या हो गया अपना 36 इंटू 36 गुणा बाई वन यानी कि 11.5 प्लस ये कितना है भाई A2 है 30 गुणा कितना करूँगा 5 डिवाइड में एरिया। अब एरिया कितना था 36 प्लस 30, इन दोनों को अपन कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ से जो सी जी जो अपनी आएगी वो अपनी कितनी आएगी भाई, कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब करीब आ जाएगी आपकी 8.545 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे अपन क्या निकाल सकते हैं, कोई भी डायग्राम की सी जी निकाल सकते हैं। उसको अपन क्या किया, 2 पार्ट में तोड़ लिए, पहले 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, 2 टुकड़े में जैसे ए वाला ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तो A1 और A2 दोनों को A1 A2 को कैलकुलेट किया। ठीक है, A1 A2 कैलकुलेट कर लिए, Y1 Y2 कैलकुलेट कर लिए और सारी वैल्यूज़ को अपन ने सी जी के फॉर्मूला में रख दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना सी जी आ जाएगी पर्टिकुलर सेक्शन की, चाहे कोई भी तरह का सेक्शन हो। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, ले लेते हैं। चलो अब की बार थोड़ा सा कोई दूसरा सेक्शन बना लेते, पहले टी बनाया था, चलो अब क्या आई सेक्शन बना लेते हैं, है ना। ये ऐसे, ये गई ऐसे। ठीक है, ये अपन ने बना लिया। और इसकी डिस्टेंस में मान लेता हूँ, मान लिया कि ये तो अपनी कितनी है भाई, इसके ऊपर की डिस्टेंस में मान लेता हूँ 10 सेंटीमीटर, इसको मान लिया मैंने 10 सेंटीमीटर, इसको मान लिया मैंने यहाँ से मान लिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी होगी अपनी 15 सेंटीमीटर। ये होगी अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक की मैंने मान ली 20 सेंटीमीटर। और इनकी चौड़ाई जो मैंने मानी ये मान ली अपन ने 2 सेंटीमीटर, इसको भी कर देते हैं 2 सेंटीमीटर और इसको भी कर देते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है, एक क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, कोई भी सेक्शन है जिसकी अपन को क्या निकालनी है, सी जी निकालनी है। तो जैसे अपन ने पहले किया था, जैसे टी सेक्शन था तो उसको 2 पार्ट में काट दिया, तो इसको अपन क्या कर देंगे 3 पार्ट में काट देंगे भाई। क्या करेंगे भाई 3 पार्ट में इसको कट कर देंगे। तो कहाँ से कटेंगे भाई, ऐसा कर ले आसान बन जाए, इसे एक पोर्शन में ऐसे काट देता हूँ, तो इसका नाम 1 हो जाएगा, इसका नाम 2 हो जाएगा और इसका नाम 3 हो जाएगा। तो अपन ने ऐसे क्या कर लिया 3 पोर्शन में इसको कट कर लिया। तो इसका जो एरिया रहेगा वो क्या कर देंगे अपन A1, इसका कर देंगे A2, इसका कर देंगे A3। तो अगेन देखो अपन को यदि सी जी इसकी बॉटम से निकालनी, कहाँ से निकालना चाह रहा हूँ, बॉटम से निकालना चाह रहा हूँ, यहीं से। ठीक है, तो मान लिया कि कोई इसकी सी जी है, वो सी जी की डिस्टेंस क्या होगी, वही बाई बार मान लेते हैं, है ना। अपन इसकी सी जी की डिस्टेंस मानेंगे, वो क्या मान ली बाई बार। तो बाई बार का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा ही अभी। सी जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई सी जी का फॉर्मूला होता है बाई बार इक्वस टू A1, कैप्स में चाहो तो कैप्स में लिख दो, A1/1 प्लस A2/2 प्लस A3/3 अपॉन में A1 प्लस A2 प्लस A3। ये चीज़ अपन को कर लेनी है। अब A1 A2 A3 की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे वो अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो A1 क्या है, A1 यानी कि ऊपर वाला एरिया, यानी यहाँ से यहाँ तक तो लंबाई हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो 10 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा भाई 20। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 गुणा 2 यानी कि A2 तो कितना हो गया 15 गुणा 2 बराबर 30। उसी तरह A3 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 20 और 20 गुणा A3 हो गया अपना 20 गुणा 2 यानी कि 40। ठीक है साहब, ये हो गया। उसके बाद अपन को चाहिए A1 Y1 Y2 Y3। तो देखो Y1 क्या होता है, Y1 वही यानी A1 वाले एरिया की सी जी कहाँ से, इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट के यानी यहाँ तक इसके मिड की सी जी निकालनी अपन को। तो मैं क्या कर सकता हूँ 2 + 15 + 2 का आधा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 2 + 15 + 2/2
तो ये कितना हो गया 17 और एक 18 ही हो गया ना भाई, 18 सेंटीमीटर। तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। उसी तरह से मैं क्या निकालूंगा y2, ठीक है y2 निकाल लेते हैं। तो y2 क्या होगा, 2 तो ये है ही यहाँ तक, 2 प्लस अब यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ का आधा यानी कि 15/2, तो 7.5 और 2 9.5 सेंटीमीटर। देखो एरिया किस में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी स्क्वायर में आएगा। CG किस में आएगी सेंटीमीटर में आएगी। उसी तरह से y3 करेंगे तो y3 तो क्या है इसका आधा यानी कि 2 का आधा, सीधा ही 2/2 बराबर 1। तो ये सारी वैल्यूज़ का अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे वैल्यूज़। तो क्या हो जाएगी 20 गुणा 18 प्लस 30 गुणा 9.5 प्लस 40 गुणा 1 डिवाइड में टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या है A1 तो कितना है 20 प्लस 30 प्लस 40, तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो 20 गुणा 18 करेंगे तो आएगा 3600, जो भी आएगा है ना। तो इसको सबको यदि अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये तो आता है ऊपर 585 और नीचे आ जाएगा 90, और इसको जब और कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 7.611 सेंटीमीटर। तो ये अपन ने क्या निकाल दी भाई बाई बार की वैल्यू निकाल दी यहाँ से यहाँ तक की। अब ऐसा ही कोई भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है, इसमें आगे पीछे और जोड़ देना और इस तरह के क्वेश्चंस की अपन को प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से अपन निकालेंगे क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई, ठीक है। जैसे अपन ने CG निकाला उसी तरह से अपन क्या निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि अपनी यूनिट का भी नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो अगेन उसी डायग्राम के ऊपर अपन आते हैं जो अभी अपन ने बनाया था कि एक एक्सिस होती है ना, अपन ने ऐसा बनाया था भाई। ये अपनी तो क्या है OX एक्सिस हो गई और ये OY एक्सिस हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या मान लिया एक कोई लैमिना है, लैमिना मतलब एरिया ही होता है ना, कोई भी शेप का हो सकता है एरिया, और जिसका एरिया क्या है कैपिटल ए, ठीक है। मान लिया कंसीडर किया एक लैमिना है जो कि आपको फिगर में लिख रखा है, आप इसको चाहो तो लिख सकते हो कंसीडर ए लैमिना शोन इन फिगर, यानी कि अपन ने एक लैमिना माना है जिसको अपन को चित्र में अपन ने दिखा रखा है, ठीक है। और ये से मान लिया कि इसकी जो डिस्टेंस है, मान लिया कि इसकी जो CG की डिस्टेंस है, यानी यहाँ पे मैं CG मान लेता हूँ, इसकी डिस्टेंस ये वाली x है और ये वाली मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। CG की डिस्टेंस एंड लेट माना कि लेट द डिस्टेंस of the CG of lamina from OY axis is x, आप लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। क्या है भाई इसके CG की जो डिस्टेंस है वो OY एक्सिस से क्या है x है, ठीक है। देन द मोमेंट of area about OY एक्स, यदि मैं इसका मोमेंट लेना चाहूँ किसके अबाउट OY एक्सिस के, तो क्या हो जाएगा A इंटू एक्स, क्या हो जाएगा A इंटू एक्स, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम OY एक्सिस लिख सकते हो। यानी कि क्या होगी AX क्या होगी एरिया, एक तो एरिया हो गया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द CG किसकी OY एक्सिस की, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्टली AX। अब यदि ये जो अपन के काम आता है दिस इज नोन एज इन द फर्स्ट वन, अब अपन ने एक बार मोमेंट जो लिया इसका, तो दिस इज नोन एज फर्स्ट
मोमेंट, दिस इज नोन एज फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। यानी इसका यदि एरिया का अपन ने एक बार मोमेंट ले लिया वो अपना क्या कहलाएगा, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। और इसका काम अपन कहाँ करते हैं, यूज्ड फॉर, अभी अपन निकाला था ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यूज्ड फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि जब भी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी होती है तो अपन क्या कर लेते हैं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को काम में ले लेते हैं, जो कि अपन ने अभी इससे पहले क्वेश्चंस के अंतर्गत लिया था। अब यदि मैं इस जो एरिया है, इफ वी again take moment of first moment of area, first moment ऑफ एरिया। यानी कि जो पहले अपने एक बार मोमेंट लिया है ए एक्स बार, तो उसका यदि मैं दो बार लूँगा तो क्या हो जाएगा भाई, ए एक्स तो पहले ही है इंटू एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स स्क्वायर। और इसको अपन क्या कहते हैं, दिस इज नॉन एज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। क्या बोल देंगे भाई, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, या फिर अपन इसको क्या कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंट एरिया। यानी पहले मोमेंट एरिया था उसका मोमेंट ले लिया, और नॉन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि एरिया का अपन ने यदि दो बार मोमेंट ले लिया तो उसको अपन या तो एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंट एरिया बोल सकते हो, या फिर आप उसको सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया बोल सकते हो, या फिर आप उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो अपन ने क्या किया, एक्स एक्सिस के अबाउट लिया। अब सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, वाई के अबाउट भी तो कर सकता हूँ भाई। ये तो मैंने ओ वाई के अबाउट लिया, अब मैं क्या करूँगा, ओ एक्स के अबाउट। तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, सिमिलरली टेकिंग अबाउट ओ एक्स एक्सिस। तो सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा मेरा, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ ए बाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई, ए बाई स्क्वायर। यदि दूसरे वाले के अबाउट ले लिया तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ए बाई स्क्वायर। तो यदि मैं इसको एक तरह शॉर्ट में बताना चाहूँ तो क्या है कि यदि आपने किसी एरिया का किसी भी रेफरेंस लाइन के अबाउट दो बार यदि मोमेंट ले दिया, यानी कि मोमेंट ले लिया एक बार फिर उसका अगेन मोमेंट ले दिया, तो वो क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ एरिया हो सकता है। ठीक है, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, इसको मैं लिख ही लेता हूँ एक मिनट में अभी, हैंड्स, इसको कर लेते हैं हैंड्स। इसलिए द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, hence the product of area and square of center of gravity, distance कहाँ से, कोई भी रेफरेंस एक्सिस से। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम एक्सिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब यदि ये तो क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिप्रेजेंट बाई कैपिटल आई, यानी इसको आई से डिनोट करते हैं
और यदि मैं आई एक्स एक्स के अबाउट ले रहा हूँ, ठीक है, यदि मैं क्या ले रहा हूँ, आई एक्सेस के अबाउट ले रहा हूँ, देन मोमेंट अबाउट एक्स एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट बाई आई एक्स एक्स एंड अबाउट बाई एक्सिस is represent by आई बाई, यानी कि किसी भी एरिया का अपन सी जी की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन किससे दिखाते हैं, आई से। यदि अपन को मोमेंट आई एक्स एक्सेस के अबाउट लिया है तो इसको मैं आई एक्स एक्स कह दूंगा, और यदि मैंने वाई के अबाउट लिया है तो मैं इसको क्या कह दूंगा, आई वाई वाई। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं आराम से। अब यदि अपन को बहुत सारे एरियाज हैं, क्या है, बहुत सारे एरिया हैं, तो यदि अपन यदि ऐसा करता जाए, यदि अपन ऐसे करते जाएं, यदि बहुत सारे एरिया हैं, तो जैसे मैं आई एक्स एक्स की बात करूं तो जैसे कि बहुत सारे एरिया, जैसे A1 है, एक A1 एरिया है, उसका यदि x1 CG है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 x1 का स्क्वायर प्लस A2 x2 का स्क्वायर प्लस A3 x3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख दूंगा फिर, समेशन ऑफ AI XI का स्क्वायर। तो जब भी अपन बात करेंगे तो क्या लिख देंगे, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का स्क्वायर कर दो और उसके एरिया से उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या हो जाएगा अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब एक छोटी सी टर्म और है, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। टर्म थी रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ नहीं है, जो अभी अपन ने बताया था वो क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी, मतलब कोई भी एक बॉडी है उसके लिए जो रेडियस ऑफ गायरेशन है एन एक्सिस डिस्टेंस, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी एंड एक्सिस डिस्टेंस इज एन एक्सिस डिस्टेंस, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी इज एन एक्सिस डिस्टेंस ऑफ area, axis distance of area such that product of square is gives moment of inertia, यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन एक एक्सिस से ऐसी डिस्टेंस है जिसके स्क्वायर का प्रोडक्ट आप यदि एरिया से कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, यानी कि I इक्वल्स टू AR स्क्वायर और AK स्क्वायर, यानी या तो आप इसको A से डिनोट कर सकते हो या फिर K से डिनोट कर सकते हो, या तो आप K से प्रेजेंट कर दो इसको या फिर A से कर दो। यदि मैं K से करता हूँ तो अब यदि मेरे को रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, रेडियस ऑफ गायरेशन K इक्वल्स टू कैसे निकालूंगा, I बाई A एरिया। ठीक है, यदि इसको कैपिटल में लिखो तो कैपिटल में डिनोट कर दो, I बाई A अंडर द रूट। ठीक है, तो यदि कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है और एरिया दे रखा है तो इनर्शिया में A का भाग दे दो और उसका अंडर रूट ले लो, तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगी, रेडियस ऑफ गायरेशन अपन को यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हो गया आज का लेक्चर खत्म। ठीक है, अब आगे इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।
है ना, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है एक्स है। इसके अलावा 2 थ्योरम है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।